वैसे, हाँ। तो वैसा अपन वैसा भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आइदर ऑन द टॉपिक लाइक द फार्मर्स बिल, द 3 फार्मर्स बिल, है ना? सो इफ यू विल बी इंटरेस्टेड डेफिनिटली मैं उसके लिए एक डायलॉग्स रेडी कर लूंगा विद अ स्क्रिप्ट। फार्मर्स बिल के अलावा हमारे पास सबसे अच्छा टॉपिक फार्मर बिल से निकल कर आता है, जिस पर सबसे बेहतरीन वीडियो तैयार हो सकता है। वो नॉलेजेबल भी होगा और जितने भी लोग होंगे उनको भी बहुत ज्यादा वो अच्छा रहेगा, मतलब उनको सपोर्ट करेगा इन द स्टडी एज वेल। और वो टॉपिक मुझे जो दिखाई देता है, क्योंकि मैं लगभग 1.5 महीने से सोच के बैठा हुआ हूँ, एंड दैट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली? अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? क्योंकि उसके दो मुद्दे हैं। एक तो आज के टॉपिक में भी शायद अपन को देखने को मिल ही जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो बीइंग सप्रेस्ड इन द हांगकांग एज वेल। आपको जो शायद पहला है, दूसरा है, पहले ही है ना? ओके, ब्रिटिश बीएनओ जो है, ब्रिटिश नेशनल्स ओवरसीज, बीएनओ, है ना? बीएनओ फर्स्ट टॉपिक है आपका, बीएनओ। सो पहला टॉपिक आपको दिखाई देता है बीएनओ। बेटा आप जो आज आए हैं, क्या नाम है बेटा आपका? अर्चना। ऐप डाउनलोड कर लिए क्या? उसमें आपको बैच में ऐड किया गया क्या? ठीक है। प्रतीक जरा मदद कर देना बेटा सीट खुलवाने में। ठीक है, वो एक बार साउंड चेक करना यार, उसको मेन उससे अनम्यूट करके फिर म्यूट कर देना। कंप्यूटर का मेन उससे अनम्यूट कर ले। हो रहा है? आए? हाँ ठीक। बुलंद है, बुलंद है ना? बोले सर आपका कोई कनेक्शन है क्या अकबर के बुलंद दरवाजे से? है ना? देखो मजाक मजाक की बात होती है। बुलंद दरवाजा इज द लार्जेस्ट गेटवे ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है सर। तो तुम्हें क्या लगता है गिब्राल्टर का गेट है? गिब्राल्टर पर दरअसल कोई गेट है ही नहीं। दरवाजों की देखो, अपने सब्जेक्ट की सबसे बड़ी टेंशन ये है, इतिहास दरवाजों का भी बहुत महान है। हाँ हाँ, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाजा, आप यही सब देखने लगोगे ना, लाइक तो वो उन्हीं को पढ़ते पढ़ते है ना अपना, मतलब वी कैन इजीली डिवोट 3 to 4 क्लासेस ऑन द गेट्स ओनली इफ वी आर गोइंग टू द हिस्ट्री ऑफ गेट ओनली, सो वी कैन इजीली डिवोट इट। क्यों भैया? मुझे सही है ना? चलिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज है। हमारा टॉपिक नहीं है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस विल बी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स। टॉपिक जो आपका जरूरी होगा वो जरूरी होगा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स में, है ना? जो आपका पेपर 1 का पार्ट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ओनली, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द मेंस एग्जामिनेशन, नॉट एनीवेयर। ये कहीं भी आपका मेंस की परीक्षा में जरूरी टॉपिक नहीं है, ओनली वैलिड फॉर पीएससी। ये सिर्फ मैं पीएससी के लिए बता रहा हूं और कहीं के लिए नहीं। भारत इससे सीधे तौर पर जुड़ता नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर जुड़ता है। कारण, बिकॉज हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज की, और ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जो है वो भारत के साथ इसलिए लिंक करता है क्योंकि ब्रिटिश इंडियन पॉलिसीज एट दैट टाइम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। आज का जो प्रेजेंट सीनरी चल रहा है, क्योंकि वैसे भी कल का बजट हल्का सा दिल तोड़ भी गया और हल्का सा अच्छा भी है। अच्छा इसलिए लगा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने बड़ा बजट आवंटन दिया है, और उसके बाद दूसरे क्रम पर रक्षा विभाग को आपने समय दिया, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अब इतने साल बाद जाके तो क्या मतलब, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए तो आपको 10 साल पहले ही सोच लेना चाहिए था। ये एक फैक्ट है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है कि अब आप एफडीआई एफडीआई चिल्ला रहे हो, तो 2012 में विरोध क्यों कर रहे थे? मैं आपसे खफा नहीं हूं, मैं तो बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि आज आपको विदेशी निवेश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था, आप उसकी बात ऋणात्मक फीसदी में करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है। आज का दूसरा टॉपिक भी मैंने उसी को डिवोट किया, बैड बैंक, क्योंकि वो अब मेरे ख्याल से लगभग 2 साल तो अब अपने को ही सुनते सुनते आ गए कि उसकी मांग उठती रही है बैड बैंक के लिए। बैड बैंक बनाओ, बैड बैंक बनाओ। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों में ये सफल व्यवस्था होकर के गुजर भी चुकी है। खैर अपन इन सब चीजों की बात करेंगे। फिलहाल ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी के रूप में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर ओनली इफ यू आर विल बी थिंकिंग अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, बट उसकी फीस अलग से है, आज मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। बोलना पड़ता है समय समय पर, है ना? तो जब मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज की, राइट, ये ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज दरअसल ब्रिटिश की नागरिकता के संबंध में दिए गए नए नियम है जो हालिया तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए।
दरअसल ब्रिटेन को एक छोटा सा गुस्सा था, ये चीन के विरुद्ध बनाई गई एक नीति है। ब्रिटिश का कहना यह है, या ब्रिटिश प्रतिनिधियों का या ब्रिटिश सरकार का कहना यह है कि इस बात से चीन को नाराज होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर देखा जाए तो चीन की नीति के विरुद्ध तो आती है। ब्रिटिश सरकार चीन से क्यों खफा है, उसका कारण है 1 जुलाई 2020 को चीन द्वारा लागू की गई न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। तो जो नई न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आई, इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की वजह से ब्रिटिश सरकार ये सोचती है कि ये ब्रिटिश और चीन सरकार के मध्य हुए 1997 के जो समझौते थे उनके विरुद्ध है, जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। मतलब जरा ध्यान से सुनना कि ब्रिटिश सरकार का गुस्सा किस बात पर आया चीन के लिए। उसने साफ बोला कि आपने हमारे बीच हुए 50 साल के उस करार को खत्म करके फेंक दिया सुरक्षा नीति के द्वारा। देखो हुआ क्या था, थोड़ा सा इतिहास से समझते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, इतना मैंने बोला और आपने सुन लिया ना, समझा कि नहीं समझा मुझे कोई मतलब नहीं है, इतना मैंने बोला आपने सुन लिया ना, मतलब तुम अपने शरीर के सभी अंगों और उसके समेत आत्मा के साथ यहां पर बैठे हुए हो ना, मतलब तुम्हारी चेतना तुम्हारे पास ही है ना, तुम इस समय जीव हो या अजीब? जीव हो, शुद्ध आत्मा हो या शुद्ध अशुद्ध हो, तुम बेटा मनुष्य हो। कुछ नहीं सीखा तुमने मुझसे, नाक कटाओगे तुम बाहर जाके, पता है। देखो हो क्या रहा है जरा समझो। मैं यहां जा रहा हूं। जब मैं बात करता हूं ब्रिटेन की चीन से नाराजगी की 1997 में, यद्यपि चीन के अपने गणराज्य के बनने के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत चीन से खत्म हो गई थी। चीन में ब्रिटिश हुकूमत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही थी, लेकिन चीन का एक हिस्सा यानी कि एक शहर बोल सकते हो हांगकांग, दैट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल इन द ईयर 1997। 1997 में एक घटना हुई जिसमें चीन का एक प्रमुख शहर आता है दक्षिण की ओर, ये चीन का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह युक्त शहर माना जाता है, हांगकांग वाज रिलीज्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। हाँ या ना? एंड यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, एंड वॉज हैंडेड ओवर टू चाइनीज कंट्रोल। और इसे किसके नियंत्रण में दे दिया गया? चीन अब तक गणराज्य बन चुका था, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जा रहा था। आया ना? मतलब कह सकते हो कि चीन का हांगकांग शहर एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां से ब्रिटिश सबसे बाद में गए, इसके पहले ब्रिटिश हांगकांग में ही रहे। हाँ या ना? लेकिन अंग्रेजों ने जब हांगकांग को छोड़ा था और चीन की सरकार को उसका नियंत्रण दिया था, तो अंग्रेजों ने चीनियों के साथ एक करार किया था इसी वर्ष 1997 में, जिसे ब्रिटिश चाइनीज एग्रीमेंट कहा जाता है। यानी कि ब्रिटिश और चाइनीज के बीच में क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी जो मानी गई थी, वो वैलिडिटी 50 इयर्स के लिए मानी गई थी, यानी कि 50 वर्षों तक। हाँ या ना? अभी इस एग्रीमेंट को कितने साल हुए? इन द ईयर 2020 दिस हैज कंप्लीटेड इट्स 23rd ईयर। 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं 1997 से लेकर के अब 2020-21 तक। हाँ या ना? पक्का? लेकिन जो चीन था उसने समय समय पर इस नीति को तोड़ा है। तोड़ा कैसे है? तोड़ने का क्रम हम तब जान पाएंगे जब हम ये जान पाएंगे कि इस नीति के अंतर्गत लिखा क्या गया था, या क्या वो शर्तें थी। प्रमुख रूप से शॉर्टिफाई करके अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने इस समझौते के अंतर्गत चीनी सरकार यानी चीनी गणराज्य या चीनी प्रशासन से हांगकांग को उसके सुपुर्द करते हुए ये वादा लिया था, यानी कि ये समझौता किया था कि जो हांगकांग होगा उसके लोगों के पास उनकी अपनी न्यायिक स्वतंत्रता यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? अपनी न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। उनकी न्यायिक स्वतंत्रता को उनसे छीना नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। हाँ या ना? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बोली गई थी कि ब्रिटिश सरकार जो होगी उसकी ये शर्त थी कि चीनी सरकार हांगकांग के नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का दमन नहीं करेगी। मैंने अभी आपको बताया इस टॉपिक में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी इस समय भारत में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान आंदोलनों की वजह से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके लिए वो क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। कौन? हांगकांग के लोग। और उससे भी सबसे बड़ी चीज, हांगकांग के लोगों के पास अपने गणतंत्रात्मक अधिकार होंगे, यानी कि रिपब्लिक राइट्स।
उनके अपने ओन रिपब्लिक राइट्स होंगे। कैसे होंगे? अपने गणतंत्रात्मक अधिकार होंगे। हाँ या ना? मतलब क्या है? मतलब कहने का यह है कि चीनी गणतंत्र किसी भी मामले में हांगकांग के लोगों की अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीनी गणतंत्र वहां की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चाइनीज जुडिशियल अथॉरिटीज और हांगकांग की जुडिशियल अथॉरिटीज एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगी, एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करेंगी। रिपब्लिक राइट्स हांगकांग के लोगों के अपने खुद के होंगे। चीनी सरकार उसके गणतंत्रात्मक अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये वादे लिए गए, ये समझौते किए गए प्रमुख बिंदु ये 3 है जिनका वादा खिलाफी हुई। चीन जो है उसने हांगकांग की विधायी परिषद और कार्यपालिका या कार्यकारी सभाएं जो थी उनके चुनावों में हांगकांग के लोगों के गणतंत्रात्मक अधिकारों का हनन किया था वर्ष 2019 में 2019 ऑनवर्ड्स हांगकांग में राइट्स शुरू हो गए थे, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हुए थे। अगर आपको तब की न्यूज थोड़ी बहुत याद हो या तब आप अखबार पढ़ते थे या न्यूज चैनल देखते थे तो वाटर कैनन चलाए जाते थे, उसके बावजूद लोग वहां बैठे रहते थे। आपको याद होगा इन लोगों ने बड़ी गजब की टेक्नोलॉजी शुरू की थी। पता है इन लोगों ने क्या किया हुआ था? उस वाटर में इंक मिला देते थे लोग। हाँ, कलर्ड इंक मिला देते थे। वो लोगों पर पड़ती थी, थोड़ी भी पड़ेगी तो स्कैंड होते थे उस इंक से। उन लोगों को पता चल जाता था कि बेटा तू आंदोलन में शामिल था। तू आंदोलन में शामिल नहीं होता तो तेरे ऊपर ये होता नहीं, यानी कि तेरे ऊपर ये आया तू आंदोलन, ऐसे पकड़ के ये लोग जेलों में डालते थे। देवर नॉट भारत। चल बे तू भी था ना, चल चल बे तू भी था ना, चल। वैसे अपने यहाँ चलने से पहले ही लोग तैयार हो जाते हैं, बोले अब जेल भरो करेंगे। अपने यहाँ तो वो आंदोलन, एक जेल भरो भी एक अपने यहाँ आंदोलन है, क्योंकि अपने यहाँ के लोगों को पता है कि आबादी इतनी है, जेल बहुत कम है। भर जाएंगे तो कैदी कहां जाएंगे? चलो, तो अपने आप फिर मॉडिफाई करके जेल बनानी पड़ती है। ये भी बड़ी समस्या है। लोगों को पता है ना कि संविधान ने उनको इतने अधिकार दिए हुए, इतने अधिकार, क्योंकि हम गणतंत्र ही नहीं, हम लोकतंत्र भी हैं। वी आर नॉट ओनली द रिपब्लिक, वी आर ऑल्सो द डेमोक्रेटिक एज वेल। भारत और चीन में ये बहुत बड़ा अंतर है, तो चीन में ऐसा नहीं चलता। हांगकांग के लोगों के साथ ज्यादतियां की गई थी इस आधार पर कि वर्ष 2018 और 19 के मध्य में हांगकांग में होने वाले विधायी परिषदों के चुनाव यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्शंस थे उनके लिए गणतंत्रात्मक अधिकार हांगकांग के पास सुरक्षित थे और हांगकांग के अपने नागरिकों के प्रतिनिधि उसमें खड़े होने थे, लेकिन चीन ने अपने समर्थकों को प्रतिनिधि बनाकर वहां खड़ा किया। हांगकांग के नागरिकों और वहां के नेतृत्वकर्ताओं यानी कि वहां के लीडर्स ने चाइनीज प्रशासन यानी कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए अपनी तरफ से एक असहमति जारी करी, एक डिनायल दिया अपनी तरफ से, और वो एक्सप्रेशन में उन्होंने उनसे कहा कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। हांगकांग लोक गणतंत्रात्मक रूप से अपने स्वयं के स्वतंत्र अधिकार रखता है, वो अपने ही प्रतिनिधियों को अपने चुनावों में खड़ा करेगा, जिस पर चीन का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हांगकांग के लोगों को पसंद नहीं आएगा, हांगकांग के नेतृत्वकर्ताओं को पसंद नहीं आएगा, लेकिन चीन ने उस पर क्या किया? हस्तक्षेप किया और उनके अधिकारों का हनन किया चीनी सरकार ने। हांगकांग के लोग इस बात से नाराज हो गए। साथ ही साथ हांगकांग के प्रत्यर्पण के अधिकार, पोजेशन ओवर द एक्यूज्ड, जिसे आप बोल सकते हैं एक तरीके से, उनका भी हनन किया गया। हांगकांग के लोग जो थे इस बात से नाराज हुए और उन्होंने चीनी सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन इतना तेज हो गया कि चीनी प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़े। इन हो रहे निरंतर आंदोलनों यानी कि कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट्स की वजह से चीनी सरकार ने खफा होकर के 1 जुलाई 2020 को चीन का नया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या पॉलिसी लागू की, नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की। इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अंतर्गत चीनी सरकार ने क्या कहा? हांगकांग में, कहा बेटा? वेरी गुड, हांगकांग में अब चीन एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस बनाएगा। क्या बनाएगा? नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस बनाएगा, और हांगकांग के प्रशासन के साथ तालमेल बैठाने के लिए इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा। यह तो पहली शर्त है इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की चीन की। दूसरी, चीन ने नीति के अंतर्गत यह बिंदु रखा, यह पहला था। दूसरा कि हांगकांग के जो लोग होंगे, दैट मींस हांगकांग पीपल जो होंगे, कैन बी सेंट अंडर द चाइनीज कोर्ट्स। न्यायिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। हांगकांग के आदमी पर किसी भी प्रकार का कोर्ट ट्रायल सिर्फ हांगकांग की अदालतों में चलेगा, यही उनकी न्यायिक स्वतंत्रता है। चीन ने सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या बोला? उसने बोला कि हांगकांग के नागरिकों पर भी चीन की अदालतों में कार्रवाइयां की जा सकेंगी, अन्यथा हांगकांग के जजों की नियुक्ति चीन समर्थन से होगी। हाँ या ना? ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के कारण
हांगकांग के लोगों को चीन से थोड़ा सा डर लगा, वे भयभीत हुए। जस्ट बिकॉज ऑफ दे स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी दे स्टार्टेड माइग्रेशन टुवर्ड्स ब्रिटेन। क्योंकि अब पूरी दुनिया में उनकी मदद करने वाला एक ही देश बचा है, ब्रिटेन। कारण ब्रिटेन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बीते इतने वर्षों तक हांगकांग पर शासन करने के बाद ब्रिटेन ने ये शर्तें ली, क्योंकि ये ब्रिटेन की नैतिक जिम्मेदारी थी, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर आपने उन पर शासन किया है तो आप उनके अधिकारों का ख्याल रखेंगे। और आपका एग्रीमेंट अभी वैलिड है, जिसके बाद चीन उनके अधिकारों का हनन कर रहा है तो आपको उन्हें शरण देनी पड़ेगी। इससे पहले बीएनओ यानी कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज हांगकांग में वैलिड थी। बीएनओ के अंतर्गत हांगकांग के जो नेशनल्स या हांगकांग के जो पीपल हैं वो ब्रिटेन में जा सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटेन में जाकर के कोई नौकरी या इत्यादि चीजें। लेकिन इस संबंध में ये राइट अनलिमिटेड रूप से उनके पास नहीं है। कहने का मतलब है कि जो हांगकांग के लोग हैं वो, लेकिन उनके डिसेंडेंट्स नहीं, उनके डिपेंडेंट्स भी नहीं, मतलब उन पर निर्भर उनके घर वाले या उनके अन्य सदस्य घर के, वो इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन इस नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट हालिया तौर पर ब्रिटेन ने अपने बीएनओ यानी कि ब्रिटिश नेशनल्स ओवरसीज, समझते हो, ब्रिटिश राष्ट्रीय गैर नागरिक नागरिकता या अप्रवासी नागरिकता, ओवरसीज जो बाहर से आ रहा है वो ओवरसीज है, ओवर द सीज यानी कि जो गैर राष्ट्रीय लोग हैं उनके लिए। अब ब्रिटेन ने इसमें नागरिकता का प्रावधान नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि हांगकांग के लोग यहां आकर काम कर सकते हैं, यहां आकर काम कर सकते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन ने इस नीति के खिलाफ हालिया तौर पर एक नियम जारी करते हुए, इसमें अपनी राष्ट्रीयता की नीति में बदलाव करते हुए यह कह दिया है कि अगर हांगकांग का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में बसना चाहता है, रहना चाहता है, तो उसे ब्रिटेन में न्यूनतम 5 वर्ष तक क्या करना पड़ेगा, काम। 5 साल ब्रिटेन में कार्यरत रहने के बाद, प्रोफेशनली वर्क करने के बाद आप वहां रहने के लिए योग्य हो जाएंगे। साथ ही आप वहां की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं यदि उन 5 वर्षों के साथ साथ आपने अतिरिक्त 12 माह, यानी कि 5 वर्षों के बाद आप वहां रहने लग गए हो, आप वहां पर निवास बना सकते हो, आपने अपना निवास बना लिया, रेजिडेंस तैयार कर लिया। अब यहां रहने के मतलब इसके भी 12 महीने के बाद, यानी कुल मिलाकर 6 साल के बाद आप वहां की नागरिकता का आवेदन भी कर सकते हो, आपको नागरिकता भी मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिडेंस and the citizenship for Hong Kong people in Britain। कुछ समझ में आया आपको मैंने क्या कहा, पक्का बताओ। लेकिन इस बात से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खटास आएगी, क्योंकि ब्रिटेन और चीन के बीच में अब दरार आएगी, क्योंकि चीन हांगकांग के लोगों को अपने अधीन लाना चाहता है। ब्रिटेन की यह नीति हांगकांग के लोगों को चीन के सामने सर ना झुकाने की हिम्मत देती है। इस तरीके से ब्रिटेन द्वारा लाया गया यह नया नियम जो नागरिकता के लिए लाया गया और वहां बसाहट यानी कि वहां निवास यानी कि वहां रेजिडेंस के लिए लाया गया, वो चीन की अपनी राष्ट्रवादी नीति के विरुद्ध है। आपको नहीं लगता चीन चिढ़ेगा इससे? चीन चिढ़ेगा नहीं, चीन चिढ़ गया है, चिढ़ेगा नहीं, चिढ़ गया है। और चीनी जब चिढ़ता है तो उसकी आंखें पूरी बंद हो जाती हैं, उसको सच्चाई दिखना बंद हो जाती है, वो फिर ऐसा हो जाता है, ब्रिटिश हो कि इंडियन हो। हाँ, तो फिर भाइयों बहनों अपनी आंखें खोलो, अरे तुम तो इंडियन हो। क्लियर है या नहीं है? बोलो होखा सची मची। ओके बेटा, ये ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज क्या है? दरअसल ब्रिटेन की एक ऐसी नीति जो ब्रिटेन के गैर नागरिक लोगों को, यानी कि जो बाहर के देशों से आए हैं, को ब्रिटेन में बसने और वहां नागरिकता प्राप्त करने की इजाजत देती है। इसे हम क्या कहते हैं? बीएनओ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? बीएनओ के नाम से जानते हैं। हाँ वो बोल देते, अच्छा लगता है हमको। पक्का पक्का, चलिए हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे नहीं लिखना, बीएनओ को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, बीएनओ को डिफाइन करने के बाद आगे चलेंगे। इसमें लिखना ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज सिटीजनशिप। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज सिटीजनशिप इज अ टाइप ऑफ ब्रिटिश नेशनैलिटी, हिंदी वाले अभी रुकी रहे, इज अ टाइप ऑफ
British nationality, by using which the people in Hong Kong apply for the work, residence and the citizenship in Britain. The work, residence and the citizenship in Britain. हिंदी वाले. British national overseas नागरिकता, nationals overseas नागरिकता एक विशेष ब्रिटिश नागरिकता है जिसका प्रयोग कर, एक विशेष ब्रिटिश नागरिकता है जिसका प्रयोग कर हांगकांग के लोग ब्रिटेन में कार्य, निवास व नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं. क्लियर है? बोलो. किंतु इसका अर्थ, बट इट डजंट मीन विद द लाइफ लॉन्ग राइट्स टू द हांगकांग पीपल. किंतु इसका अर्थ हांगकांग के लोगों को दिए गए जीवन भर के अधिकारों से नहीं है. It doesn't mean with the lifelong rights given to the Hong Kong people. It only mean, इसका सिर्फ यह अर्थ है, it only mean इसका सिर्फ यह अर्थ है that the Hong Kong people, कि हांगकांग के लोग can visit UK या ब्रिटेन for 6 months without visa. हांगकांग के लोग सिर्फ 6 माह तक के लिए बिना वीजा के ब्रिटेन में रह सकते हैं. for 6 months without visa. 6 माह के लिए बिना वीजा के ब्रिटेन में रह सकते हैं. कछु समझ में आओ भैया? व्यापक नागरिकता का अधिकार नहीं है सर. ये क्या नहीं है? ये व्यापक नागरिकता का अधिकार नहीं है ये दरअसल आपके लिए. लेकिन इसका उपयोग कर आप नागरिकता पर आप जा सकते हो नए नियम के मुताबिक. हाँ बोल देते. पक्का. लाइन चेंज करना, लाइन चेंज करके लिखना. हाल ही में रिसेंटली ऑन 31st of January 2021, 31 जनवरी 2021 को, ऑन 31st of January 2021, 31 जनवरी 2021 को ब्रिटेन ने अपने नागरिकता नियमों में बदलाव किया है. ब्रिटेन हैज चेंज्ड इट्स सिटीजनशिप रूल्स. ब्रिटेन ने अपने नागरिकता नियमों में बदलाव किया है. ब्रिटेन हैज चेंज्ड इट्स सिटीजनशिप रूल्स अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार नाउ, अब हांगकांग पीपल एंड देयर डिपेंडेंट्स, हांगकांग के लोग व उन पर निर्भर लोग, हांगकांग पीपल एंड देयर डिपेंडेंट्स, हांगकांग के लोग और उन पर निर्भर लोग मतलब उनकी फैमिली है ना, पीपल एंड देयर फैमिली, देयर डिपेंडेंट्स, और उनके लोग कैन अप्लाई फॉर देयर रेजिडेंस इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपने निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कैन अप्लाई फॉर देयर रेजिडेंस इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपने निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं, ब्रिटेन में अपने निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैन अप्लाई फॉर देयर रेजिडेंस इन ब्रिटेन, ब्रिटेन आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ देयर लिविंग इन ब्रिटेन, यदि वे न्यूनतम 5 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहे हों, यदि वे न्यूनतम 5 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहे हों या कार्य कर रहे हो या और कार्य कर रहे हो, एंड ऑल्सो वर्किंग, और कार्य कर रहे हो, ऑल्सो वर्किंग एंड ऑल्सो वर्किंग। लाइन चेंज। आफ्टर दीज 5 years, इन 5 वर्षों के पश्चात, इन 5 वर्षों के पश्चात, आफ्टर दीज 5 years, 5 वर्षों के पश्चात वे अन्य 12 माह बाद, आफ्टर दीज 5 years, by spending more 12 months, by spending more 12 months, अन्य 12 माह बाद ब्रिटेन की नागरिकता के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। कैन अप्लाई फॉर द ब्रिटिश सिटीजनशिप, ब्रिटेन की नागरिकता के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप। अब कछु समझ में आओ भैया, दिमाग खुल गओ सबका। मलखान पक्का, वेरी गुड। मल यानी कि मलखंब वाला मल होगा ना, और खान यानी कि मोइन वाला खान होगा ना। इसे कहते हैं क्या पता है? भारत में है एकता। अपना काम ही है ये। जब एक ही व्यक्ति में किसी को राजनेता और शिक्षक देखना हो तो वो मेरे पास आए। तुमने राष्ट्रों का, समुदायों का, वर्गों का, लोगों का, जनता का, प्रजा का, यहां तक कि वैश्विक तुष्टीकरण के बारे में भी सुना होगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं छात्र तुष्टीकरण क्या होता है। व्हाट इज द अपीजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों मलखान, समझ में आई बात या नहीं आई? मलखंभ में मल्ली तो आता है। मध्य प्रदेश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है ना। राज्य का राष्ट्रीय खेल होता है क्या गधे? वो कह रहा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है, मतलब समझे। भोपाल मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी है, ऐसा बोलना चाहिए। तूने बोला हाँ। सब इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। नहीं, मैंने हिंदी में प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय खेल, मैंने नेशनल स्पोर्ट्स नहीं पूछा था तुमसे। दूसरी चीज, इससे ये साबित हो जाता है कि तुमने जैन धर्म पर ध्यान नहीं दिया है। तुम वास्तविकता में आजीव की ओर बढ़ रहे हो। इसका संवर कराओ कोई। ये अब आजीव होने की कगार पे है। एक बार तुम आजीव हो गए तो फिर निर्जरा करना पड़ेगा। अभी आसानी से फिर भी संवर हो जाएगा तुम्हारा। तुम देख लो, निर्जरा बहुत कठिन प्रोसेस है जीभ बनाने के लिए। क्यों प्रतीक है ना, इसको देख आज पकड़ खोपचे में, इसका संवर कराते हैं आगे। ध्यान क्रिया। चलो तुम कल सुबह चलना मेरे संग 4:30 बजे। नहीं आज मैं नहीं गया, आज लेक्चर नहीं। फ्री अप्लाई। जैसे तुम्हारा एक सेशन पूरा हो गया, अब तुम्हारा सिलेबस खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म, तुम फिर से पढ़ना चाहते हो, रीएडमिशन। मैंने थोड़ी मना किया भाई तुम 5 साल पढ़ो, पंचवर्षीय योजना बना के आओ अपनी तैयारी के लिए। मैंने मना किया क्या तुमसे? एक बात बताओ, अरे समझे या नहीं समझे मेरी बात? पक्का गृह मंत्री पुत्र क्लियर है या नहीं है? बोलो। पापा वो गृह मंत्री बोलता है यार। अबे इसको पता नहीं पापा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज व्हाट कि किसी किसी घर में मम्मी प्राइम मिनिस्टर भी हो जाती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय है ना। वैसे तो पापा और मम्मी का संबंध हर घर में सुप्रीम कोर्ट और संसद का ही होता है ना।
एक नियम बनाता है तो दूसरा कानून ला करके उस नियम को खत्म कर देता है, तो दूसरा फिर से संविधान संशोधन कर देता है। समझ गए? अपने परिवार में जाना और मम्मी को बोलना, और उच्चतम न्यायालय आज क्या बनाकर खिला रही हो? और जब पापा ऑफिस से आए, और संसद कहां से चले आ रहे हो? ऐसा करने से कुछ हो ना हो, पता नहीं तुम्हारे पापा और मम्मी तुम्हें कितना कूटेंगे, लेकिन ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट और संसद का भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या संबंध है, ये तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। किसी की दम हो तो मेंस में क्वेश्चन गलत करके दिखा दे फिर वो। क्लियर है या नहीं है? पक्का 100%। इशू कहां से जनरेट होता है, लिखना लाइन चेंज करके और नोट लगाना उसमें बेटाई। जस्ट गिव अ नोट टू दिस प्लेस, द नोट विल बी वर्दी फॉर ओनली 50 रुपीज। पेटीएम कर लो। लिखेंगे, ब्रिटेन के इस नए नागरिकता नियम, ब्रिटेन के इस नए नागरिकता नियम, बिकॉज ऑफ दिस न्यू सिटीजनशिप रूल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के इस नए नागरिकता नियम, बिकॉज ऑफ दिस न्यू सिटीजनशिप रूल ऑफ ब्रिटेन के ब्रिटिश चीनी संबंधों पर गहरे प्रभाव पड़ेंगे। The British-Chinese relations will be deeply affected. ब्रिटेन चीन संबंधों पर गहरे प्रभाव पड़ेंगे। British-Chinese relations will be deeply affected. British-Chinese relations will be deeply affected. Will be deeply affected. Because क्योंकि हांगकांग के लोगों के लिए, for the people of Hong Kong, हांगकांग के लोगों के लिए, for the people of Hong Kong, ब्रिटिश शासन अपनी नैतिक जिम्मेदारी रखता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन keeps his moral responsibility for the people of Hong Kong. British administration keeps its moral responsibility. अपनी नैतिक जिम्मेदारी रखता है, नैतिक जिम्मेदारी रखता है, जिम्मेदारी रखता है, जो कि सॉरी जिसका आधार एंड इट इज बेस्ड ऑन, जिसको आधार, एंड इट इज बेस्ड ऑन, जिसका आधार, एंड इट इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश चाइनीज एग्रीमेंट ऑफ 1997 फॉर हांगकांग। हांगकांग के लिए 1997 में ब्रिटिश चाइनीज एग्रीमेंट, which is based on British Chinese agreement in 1997 on Hong Kong, जिसका आधार हांगकांग के लिए वर्ष 1997 में ब्रिटिश चाइनीज, हांगकांग के लिए वर्ष 1997 में ब्रिटिश चीनी समझौता रहा, ब्रिटिश चीनी समझौता रहा। क्या है ये समझौता? What is this agreement that was signed by the two powers in the year 1997, 23 years before the present date? What? लिखिएगा। 1997 ब्रिटिश चीनी समझौता, ब्रिटिश चाइनीज एग्रीमेंट। 1997 ब्रिटिश चीनी समझौता, ब्रिटिश चाइनीज एग्रीमेंट। अपनी श्रद्धा के हिसाब से भी आप लिख सकते हो ब्रिटिश चाउमीन एग्रीमेंट। हाँ, चीनी चाउमीन, जापानी चॉपस्टिक। सारे मामा जापान में, सारी चाची चाइना में। चाइना चाइचुंची, और जापान योमो फोमो ओकोहामा। सारे मामा जापान आते हैं, सारी चाची चाइना आती हैं, है ना। बाकी की दुनिया भर के बच्चे रिश्ते हमारे पास हैं, ताता पापा मामा फूफा नाना, सब जितने भी रिश्ते हैं ना। अरे नहीं भी होना तो अपन निकाल लेते हैं। हाँ, और कैसे चलो, चाचा समझ में आया, पापा समझ में आया, दादा भी समझ में आया, ताऊ भी समझ में आया, मामा भी समझ में आया, साला यहाँ इन-लॉज भी आ जाते हैं, चाचा ससुर, मामा ससुर, ताता ससुर। अरे हद होती है, जबरदस्ती। एक तो हमारे यहाँ के बच्चे ही परेशान रहते हैं। मेरे साथ ये बात मुझे वैसे बहुत बाद में समझ में आई थी, पर मेरे साथ समस्या यही थी। हमारे पिताजी जब भी किसी अंकल से हमें मिलवाते तो हमेशा यही कहते, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं, और मम्मी मिलवाती तो हमेशा कहती, बेटा ये तुम्हारे मामा है। अपन हमेशा ये कहते, ये आवश्यक नहीं कि हर पुरुष मेरा मामा ही रहे और चाचा ही रहे। भाई
सोचने वाली बात तो है, हम स्टार्टिंग से क्यूरियस माइंड के थे। हाँ, अरे हाँ, वो तो भगवान ने जवान नहीं दी थी, नहीं तो आई वॉज इंटेलिजेंट फ्रॉम माई बर्थ। मैं डॉक्टर से वही पूछ लेता, आई हैव बीन बॉर्न फ्रॉम द सिजेरियन और नॉर्मल। डॉक्टर ही पकड़ा जाता, वो तो क्या भाषा नहीं आती थी उस टाइम पे, जिज्ञासा बहुत हुई होगी। क्लियर है? हाँ? नहीं तो डॉक्टर, ये लोग वो भी तो हरकतें कर रहे हैं ना ये डॉक्टर्स आजकल, सिजेरियंस को बहुत, खैर नहीं सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, एक समाज विशेष नाराज हो सकता है। धर्म निरपेक्षता के साथ साथ व्यक्तिगत निरपेक्षता का भी ख्याल रखना पड़ता है। इंडिविजुअल के अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सामूहिक अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है। समस्या ये है ना, दिक्कत बहुत बड़ी है ना। और फिलहाल तो भैया कोविड वॉरियर, मतलब अभी तो वैक्सीनेशन चल रहा है वैसे भी उनका, तो डॉक्टर साहब लगवा के आए हैं? नहीं लगवाए क्यों? किसी ने नहीं बुलाया तुमको? अरे यार 3 लाख लग गए यार, तुम्हारा नंबर नहीं है 3 लाख में? अरे यार मतलब तुमने कुछ फिर कांड किया भाई सर्विस में। तुम फिर वो हो, आरएमओ होते हैं ना, वो रजिस्टर्ड, सॉरी आरएमपी, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तुम वो वाले हो टाइप फिर, है ना, डॉक्टर कम कंपाउंडर। ये है ब्रिटिश हांगकांग एग्रीमेंट। लिखना वर्ष 1997 में, इन द ईयर 1997। अब यहां से इंग्लिश वाले कॉपी कर सकते हैं, ये टू ये। अगर समझ में ना आए भाषा मेरी कहने क्या लिखा है तो समझ लेना वो फारसी लिपि है। वर्ष 1997 में हांगकांग, ब्रिटिश हांगकांग को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त किया गया, हांगकांग को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त किया गया, और उसका नियंत्रण, एक समझौते के तहत, और उसका नियंत्रण एक समझौते के तहत, चीनी गणतंत्र को दे दिया गया। समझौते के तहत चीनी गणतंत्र को दे दिया गया, चीनी गणतंत्र को दे दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से, हांगकांग के लोगों के लिए, हांगकांग के लोगों के लिए, हांगकांग के लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता व गणतंत्रात्मक अधिकारों की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता व गणतंत्रात्मक अधिकारों की स्वतंत्रता, पर ध्यान दिया गया। गणतंत्रात्मक अधिकारों की स्वतंत्रता पर ध्यान दिया गया। किंतु, बट, लेकिन, मगर, परंतु चीनी प्रशासन द्वारा बीते कुछ वर्षों में हांगकांग के न्यायिक व प्रत्यार्पण संबंधी मामलों में, हांगकांग के न्यायिक व प्रत्यार्पण संबंधी मामलों में हस्तक्षेप के चलते हांगकांग में चीनी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किए गए, जिसके परिणाम में
जिसके परिणाम में जिसके परिणाम में 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को चीन ने एक नई सुरक्षा नीति लागू की, नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। चीन ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की। चीन ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की। चीन ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की, जिसके अनुसार हांगकांग में एक चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय स्थापित किया जाएगा। चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय स्थापित किया जाएगा और उसके हांगकांग से तालमेल के लिए किसके लिए बेटा? तालमेल के लिए। और उसके हांगकांग से तालमेल के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही हांगकांग के न्यायिक मुकदमों को चीनी अदालतों द्वारा भी सुना जा सकेगा। हांगकांग के न्यायिक मुकदमों को चीनी अदालतों द्वारा भी सुना जा सकेगा। किसके द्वारा बेटा? वेरी गुड, चीनी अदालतों के द्वारा भी सुना जा सकेगा। यह हांगकांग की न्यायिक स्वतंत्रता का और यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एक तरह से हांगकांग की अभिव्यक्ति की आजादी को भी दबा देती है, क्योंकि ये लाई तो इसी उद्देश्य के साथ है कि चीनी लोग क्या करें? चीनी लोग कुछ ना कर पाए। हाउ के नाउ? अरे बोल देते पक्का। Now what actually is going on here? यहां पर क्या हो रहा है दरअसल कि वास्तविक तौर पर यह पूरी तरह से जो ब्रिटेन और हांगकांग के मध्य हुए एग्रीमेंट थे 1997 के, उनकी शर्तों को क्या कर देते हैं? डिनाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। और क्योंकि उन्हें डिनाई कर रहे हैं, इस आधार पर ही ब्रिटिश ने, क्योंकि अब हांगकांग वाले जब डरे हुए हैं और वो हांगकांग छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस क्रम में हांगकांग में चीनी प्रशासन अपना हस्तक्षेप करता जा रहा है, उस क्रम में अब हांगकांग के लोगों के लिए हांगकांग इतना सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि वो सदैव अपनी आवाज मुखर करते रहे हांगकांग में, और ये उन्हें डराती है, जिस कारण वो वहां से विस्थापित हो रहे हैं बड़ी संख्या में। ब्रिटेन को अगर अपने वादों को निभाना है तो उनको हांगकांग के लोगों को वहां नागरिकता प्राप्त करने का एक अवसर देना पड़ेगा, और वही अवसर हांगकांग के नागरिकों को ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। अभी स्थिति बहुत गंभीर है और ये ब्रिटेन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी, क्योंकि एक तरीके से हांगकांग के लोग जो हैं वो शरणार्थी बनते हुए इन क्षेत्रों में जा रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। Dated that British government has submitted its report, according to this British government estimate करती है कि 5.4 मिलियन हांगकांग रेजिडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। हांगकांग के 5.4 मिलियन यानी कि लगभग 54 लाख लोग इसमें आने के लिए एलिजिबल हैं, जो कि 72% है ऑफ इट 7.5 मिलियन पॉपुलेशन। यानी कि ब्रिटेन की जो कुल आबादी है उसकी 72% आबादी अगर ये रेजिडेंसी लॉ लागू होता है तो बढ़ जाएगी। These include 2.9 मिलियन BNOs। इसमें से 2.9 तो वो लोग हैं जो BNO का फायदा उठा रहे हैं ऑलरेडी। 2.3 मिलियन डिपेंडेंट्स ऑफ BNOs, क्योंकि अभी BNO में उनके डिपेंडेंट्स नहीं ऐड किए गए, लेकिन फिर BNO के डिपेंडेंट्स यानी उनकी फैमिली भी ऐड की जा रही है, मैंने लिखवाया है। देन आफ्टर आंकड़ा जो आपको मिलता है 18 से 23 साल के उम्र के लोग विद एटलीस्ट 1 BNO पेरेंट, जिनका कम से कम एक BNO पेरेंट तो है, उनको जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी जो BNO 2.9 29 लाख है ब्रिटेन में, वो BNO का अधिकार इस्तेमाल करने वाले लोग अभी उनके डिपेंडेंट्स नहीं है, फिर उनके डिपेंडेंट्स भी उसके एलिजिबल हो जाते हैं, हाँ या ना। फिर क्या होते हैं? उनके डिपेंडेंट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं, जिनमें 1,87,000 लोग तो सिर्फ बच्चे हैं या 18 से 23 साल की उम्र के युवा हैं, हाँ या ना, बोल सकते हो ना।
ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स बीएनओ रह चुके हैं, तो इनको भी वो एलिजिबिलिटी तो मिलती है कहीं ना कहीं, उनके फैमिली से तो आ ही रहे हैं, उनसे रिलेटेड तो है ही। ये ब्रिटिश सरकार का आंकड़ा है जो ब्रिटिश बोल रही है, हाँ या ना? बोल दो, बोल दो। अरे क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें। ब्रिटिश नागरिक विदेशी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिटन स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज। पहला, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज नागरिकता 1985 में बनाई गई ब्रिटिश राष्ट्रीयता का एक प्रकार है जिसके लिए हांगकांग के लोग आवेदन कर सकते थे। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज बीएनओ सिटीजनशिप इज अ टाइप ऑफ ब्रिटिश नेशनलिटी क्रिएटेड इन द ईयर 1985 दैट पीपल इन हांगकांग कुड अप्लाई फॉर। सही है, ये 1985 में तैयार कर दी गई थी, हाँ या ना? हाँ, जब हांगकांग ब्रिटेन के अधीन था। हांगकांग के नागरिक ब्रिटेन में 5 साल रहने के बाद यहां बसने के लिए आवेदन कर पाते हैं। हांगकांग सिटीजंस आर एबल टू अप्लाई टू सेटल हियर आफ्टर 5 years ऑफ स्टे इन ब्रिटेन। सही है, बिल्कुल। चीन द्वारा वर्ष 2020 में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण हांगकांग के लोग ब्रिटेन में विस्थापित हुए हैं। द पीपल ऑफ हांगकांग हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन ब्रिटेन ड्यू टू द न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ इनेक्टेड बाय चाइना इन द ईयर 2020। ये भी सही है। दैट मींस ऑल स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट। द आंसर इज उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर वेरी ट्रू, हाँ या ना? ओके, दूसरा वाला टॉपिक है आपका बैड बैंक। बैड बैंक, बैड एसेट्स और बैड लोन्स को कंट्रोल करने के लिए होगा ये आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंकिंग एग्जीक्यूशन पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 1 टॉपिक 2 एमपीपीएससी मेंस में देखो जाके सिलेबस खोल के, पेपर 2 है, पार्ट बी है, यूनिट 1 है। द पेपर इज ऑफ इकोनॉमिक्स। हाउ के नाउ द पॉलिसीज फॉर आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया। दिख रहा है, मिल रहा है बेटा, आप लोगों के ऐप में ही दिया होगा ना, देखो सिलेबस ऐप में डाला हुआ है, वापस जाओ स्टडी मटेरियल में। भैया पेपरलेस बजट आ सकता है, पेपरलेस पढ़ाई नहीं हो सकती। वो कैसा लाल डब्बा में आया, ब्रीफकेस साला बदल के रख दिया, पता है? हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिंकी ने पप्पू को गिफ्ट दिया हो बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे टू यू पिंकी टू पप्पू। नहीं लग रहा था देख के डब्बा, है ना? देखने में ऐसा लगा जैसे वेलवेट का कुछ वो कवर लगा रखा ऊपर, पूरा चटक लाल है यार। लाल अलग होता है, चटक लाल अलग होता है, वो चटक लाल था। नहीं नहीं, हाँ चलो बजट एनालिसिस करेंगे, अभी नहीं, है ना? क्योंकि पूरा तो अभी मैं भी नहीं पढ़ पाया। इफ यू वांट टू डिटेल स्टडी इट इन डिटेल, जस्ट गो टू द unionbudget.gov.in। आपको पूरे बजट का पीडीएफ मिल जाएगा ऑलरेडी। हाँ, एप भी लॉन्च है। इस पर पूरा जो पीडीएफ होता है सेम डे डाल दिया जाता है बजट का, जो बजट आता है एज इट इज, जो वित्त मंत्री पढ़कर सुनाते हैं ना वो। इस बार उसको पेपरलेस बनाने के हिसाब से, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री रीड भी उसी तरीके से हुआ उसका, आया ना? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? पक्का ना? मध्यम वर्गीय की बात ही नहीं। 1991 की क्राइसिस को इस क्राइसिस से जोड़ मत, खा जाऊंगा तेरे को कच्चा। सर मैं क्राइसिस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बट जो एक बजट होना चाहिए जो कि डेवलपमेंट बेस्ड हो, क्योंकि आप योजनाएं तो ला सकते हो बट योजनाएं आपकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वर्क करती है। आपकी कंट्री के जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ सर। बताओ ऐसी कोई चीज जो एमएसएमई के लिए इस बार नई लाई हो और जो पिछले बजट में इन लोगों ने हाथ ही नहीं की। प्रोडक्शन लिंक जो स्कीम है एमएसएमई के लिए नहीं, पर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने
मेरे को तो अपने से मतलब, अब बोलना मैं मध्यम वर्गीय में आता हूँ, एमएसएमई में, बता मेरे लिए क्या है, वही तो मैं तेरे से बोल रहा था, फालतू में कुछ भी। हाँ, विरोधाभास तो होना चाहिए ना कम करने की बहुत ज्यादा 20-30 तक। मेरे भाई सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से। सर्विस सेक्टर का मतलब नहीं है, अभी तुमने इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार कर करके क्या हासिल कर लिया सर? नहीं, हासिल क्या किया तुमने? व्यापार की गति तो बढ़ाई है ना। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच करके कौन से व्यापार की गति बढ़ती है बे? बताओ मेरे को, कौन से व्यापार की गति बढ़ती है? संसाधन का जल्दी पहुंचना और संसाधन का महंगा होकर के पहुंचना। क्या लॉजिस्टिक पे इफेक्ट नहीं आता इसका सर? नहीं, मुझे बताओ तुम यार, आज तुम्हें बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आज तुम्हें, मोदी भक्त। सब पहली चीज देखो, पहली चीज कोविड में आपने लोगों को इतना हतोत्साहित कर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लेकर के तो लोगों को, मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, बहुत कायदे की बात है तुमसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज वो लोग बेचारे करते हैं जो लोग कहीं के नहीं है, अत्यंत गरीबी में जीने वाले लोग, मिडिल क्लास फैमिली इजीली इज टेकिंग द बाइक। जिस आदमी की तनख्वाह 10,000 रुपए माह भी है ना, छोड़ो रे 8,000 रुपए महीने भी है ना, वो बाइक अफोर्ड करता है, भले ही लोन लेके करता है कि नहीं करता है ना। ऐसे व्यक्ति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मतलब नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को से मतलब उस आदमी को होता है जो बेचारा दिहाड़ी पे काम करता है, 200 300 500 रुपए दिहाड़ी लेता है, लेकिन वो 20 रुपए का किराया लेकर के, अब जो आदमी दिहाड़ी 200 रुपए ले रहा होगा ना, उसका आने जाने का खर्चा पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम बढ़ने से 25 रुपए पर पहुंच गए, उस 200 में से 50 रुपए तो उस बेचारे का आने जाने में ही चला जाता है, उसके हाथ में आता है 150। फर्क उस आदमी को पड़ता है, आपको नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता। आपके और मेरे लिए क्या है मैं बताता हूँ, मैं महीने की 20 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में जलाता हूँ, ये मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा 14 से 15 दिन में एक बार और मैं एक साथ 10 लीटर पेट्रोल लेता हूँ, तो 20 लीटर पेट्रोल मैं अपनी बाइक में डलवाता हूँ। 1 लीटर पेट्रोल पर अगर 4 रुपए भी तुम बढ़ा दोगे तो 10 लीटर पर 40 रुपए, यानी मेरे को महीने का जो एक्स्ट्रा अंतर मिला वो सिर्फ 80 रुपए मिला, मतलब नहीं है मेरे को इससे। उस बेचारे को महीने का अंतर 5 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, सॉरी 10 रुपए आने जाने का मिला प्रति दिन के हिसाब से 300 रुपए का पड़ा, मुझे सिर्फ 80 रुपए अंतर पड़ा है, लेकिन उसको 300 रुपए का अंतर पड़ा है। अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो इस चीज को कि फर्क किसको पड़ता है। अगर मेरे लिए 300 रुपए बड़े होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं उससे ज्यादा आय करता हूं, लेकिन वो आदमी जो है ना, वो बहुत कम आय करता है, वो जो पूरे दिन में कमाता है ना, क्योंकि हम जैसे टीचर्स की लेक्चर कॉस्ट घंटे भर की आ जाती है, लेकिन उनकी वो डे की और आधी की भी आधी हो जाती है। आप समझो बात को, तो उसकी और हमारी उसमें तो फर्क है, डिफरेंसेस है। उस बंदे को 300 रुपए का इफेक्ट दे रहे हो, शक्ल दिखाओगे कैसे तुम ऊपर जाके? खुद सोचो, नहीं मतलब वाकई में तुम खुद सोचो। आपने तरह तरह के वादे किए, लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को घर भेजा, अच्छी बात थी, लेकिन किस स्थिति में भेजा? अगर आप जाते उस स्थिति में तो आपको पता चलता। आपने स्थितियां देखी थी, स्थितियां ऐसी थी कि स्टेशन पर खाने के लिए कुछ आता था, वो लूट के ले जाते थे। आपने किराने की दुकानें बंद करवा दी एकदम से, आपने रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए एकदम से, आपने सब कुछ बंद करवा दिया एकदम से। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा होता है क्या कि आप एकदम से आते हो और कहते हो कि बस रात को 12 बजे से सब बंद? नहीं मतलब बताओ, ऐसा होता है क्या कि रात को 12 बजे से सब बंद? मतलब मैं एक बेसिक फैक्ट को बता रहा हूं, और जिनको आपने खुलवाया है अब वो भी किस तरीके से खुले थे वो बताओ। पुलिस वालों ने तो आपसे और हमसे पूछा है कि आप कहां जा रहे हैं, क्यों? आई वॉज सिटिंग इन अ कार, बड़े सम्मान से रोका गया, सर कहां जा रहे हैं? चेक डिपॉजिट करने, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, सर जाइए। लेकिन मजदूर बेचारा जो पैदल पैदल जा रहा है ना, उसमें 4 डंडे पहले बजाए, उसके बाद पूछा गया है। आपने वीडियोस देखे कैसे आए? भाई एक बात बताओ, पुलिस प्रशासन से मैं खुद ये प्रश्न पूछता हूं, आदमी बाहर निकला, उसके सर में डंडा मारो, तो मैं उसकी बाइक तोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार तुम्हें
किस प्रशासन ने दिया इस देश में? ऐसी कौन सी अनोखी वर्दी तुमने अपने ऊपर पहन रखी है, ऐसे कौन से अनोखे सितारे तुमने अपने कंधों पर चढ़ा रखे हैं कि तुम किसी की प्रॉपर्टी को भी हार्म करते हो? आपने वीडियोस देखे होंगे ना जिसमें गाड़ियां तोड़ी गई, देखे होंगे ना वीडियोस। ये गाड़ियां तोड़ने का नियम कौन सा बनाया भाई? किस प्रधानमंत्री ने बनाया, किस मुख्यमंत्री ने बनाया, किस गृह मंत्री ने बनाया? वो प्रधानमंत्री जब मेरे सामने आए, वो गृह मंत्री जब मेरे सामने आए, वो मुख्यमंत्री जब मेरे सामने आए और बोले थे कि भाई तुमने लिखित तौर पर ये नियम दिया था, एक आदमी घर से बाहर निकले, एक काम करना, तोड़ मारना। इस बात को लेकर के आपको हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, अपील दायर करनी चाहिए, वो वीडियोस का प्रमाण देना चाहिए। आपको किसने बोला था बाइक तोड़ने के लिए? आपका काम होता है लोगों को रोकना, और लोगों को रोकने के लिए सदा बल ही प्रयोग किया जाए। ये किसी कानूनी किताब में नहीं लिखा, ये किसी कानूनी किताब में नहीं लिखा। लिखा है क्या कहीं? ये अनैतिक है। जो काम आपने किया वो सबसे ज्यादा अनैतिक है। हम इस बात को मानते हैं कि आपने परिश्रम किया, और अगर आप परिश्रम नहीं करना चाहते थे तो आप कोई और काम कर लेते, आईटी इंडस्ट्री में चले जाते, घर बैठे सैलरी मिलती लॉकडाउन में। अपने शरीर पर वर्दी पहनना जरूरी था क्या? जरूरी था क्या? जो बाद में उसका एहसान भी मनवाओगे, अरे हमने आपके लिए इतना किया, ये किया, वो किया, तो क्या गाड़ी तोड़ोगे? क्या इस काम के लिए किसी की गाड़ियां तोड़ोगे क्या? मतलब एक होता है इंटेलेक्चुअली काम करना, और एक होता है पागलपन के साथ काम करना। ये जितने लोगों ने काम किया वो पागल लोग थे। इंटेलेक्चुअल में उनको मान ही नहीं सकता, और वो जनता के सेवक भी हो नहीं सकते, वो जनता के रक्षक भी नहीं हो सकते, वो भक्षक ही है। जिन लोगों ने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है उन लोगों को हमारा सलाम है, मना नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लोग तो भक्षक थे। और ये बात बोलने से पहले मैं इस बात के लिए गुरेज नहीं करता कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। फैक्ट है, सच्चाई है, और जिसको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं वही आ जाए सामने बात करे कि आपने झूठ बोल रहा है। सबूत है, फेसबुक पे आए थे, व्हाट्सएप पे आए थे, हमने वीडियोस देखे हैं कि क्या हो रहा था। वास्तविकता में आपने इस देश जिन लोगों के खून से निकाला है, और ये खून से सींचा गया है, और इन मजदूरों के खून से सींचा गया था, आपने उन लोगों के साथ क्या किया हुआ है आप जरा देखो। इसका फर्क पड़ता है बेटा। आप और हम पिज्जा खाने वाली जनरेशन है। पिज्जा चाहे 500 का बिके या 600 का, हमें तो खाना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब उस आदमी को होता है महंगाई से जो आदमी बेचारा 60 रुपए की दाल 100 रुपए में नहीं खरीद सकता। उस आदमी को मतलब होता है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो पिज्जा खाना है, कितने का खाना है उससे मतलब नहीं होता। हमें मतलब इस बात से होता है कि हमें पिज्जा खाना है। हमारी और आपकी जनरेशन के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, हमारे और आपके लिए मैं बोल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं उस व्यक्ति के लिए जो बेचारा 50-60 रुपए की दाल खरीदने के लिए सोचता है महीने भर में एक बार, खाएं कि नहीं खाएं। हमारे घर में रोज दाल बनती है और हम अपने माँ बाप को बोलते हैं दाल रोज कौन खाएगा। हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे घर हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके घर में दाल इस तरह से बनती है जिस तरह से हमारे घर में पनीर बनता है, महीने या 2 महीने में सिर्फ एक बार। अदरवाइज तो रोटी या तो चटनी से खानी है या प्याज से खानी है, और वो भी ना मिले तो नमक से खानी है। तुम्हारे लिए या हमारे लिए तो हमारे घर वाले, हमारे खानसामे बड़े उस पर बैठे रहते हैं, अच्छा बेटा आलू अच्छा ही लग रहा, कोई बात नहीं, मम्मी आई, मम्मी ने वो आजकल वो क्या क्या आ रहे हैं वो सॉसेज और यानी ये मिला दिए, ले बेटा आप टेस्टी लगेगी खा ले। आपके और हमारे लिए मैंने बात ही नहीं की साहब। आप जिस बजट को देख रहे हो, आप जिस वित्तीय नीति को देखते हो, उस नीति को सिर्फ अपने हिसाब से नहीं, समाजवाद का मतलब है पूरे समाज के लिए देखिए। देश की आबादी आज भी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उसको देखिए, किस मध्यम वर्गीय की आप बात करते हो, लोअर मिडिल क्लास। नहीं नहीं, उससे मतलब वो चीज ठीक है, अच्छी, लेकिन फिर भी आपको मतलब सभी लोगों को देखना चाहिए। मुझे याद है बाबू जगजीवन राम जब मंत्री बने और श्रम मंत्री बने, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ही केम फ्रॉम द दलित समाज। दलित समाज, ही वेंट टू गांधी जी, ही वेंट टू गांधी जी इन 1947, जब इंतरिम मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक चालू होनी चाहिए, चालू होने वाली थी इंतरिम कैबिनेट की, वो मंत्री बनाए गए, वो श्रम मंत्रालय में रखे गए ताकि वो श्रमिकों के बारे में सोच सकें, दलितों के बारे में सोच सकें। वो खुशी से गांधी जी से आशीर्वाद लेने गए। गांधी जी से कहा बापू मेरे को मंत्री बनाया गया है, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं। बापू ने कहा कि मैं तुम्हें मंत्री होकर के श्रेष्ठ शासन चलाने का एक मंत्र देना चाहता हूं। बाबू जगजीवन राम ने कहा जरूर दीजिए, मैं आपसे यही तो लेने आया था। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम मंत्री पद पर बैठ करके जब किसी नीति के बारे में सोचो, किसी पॉलिसी को बनाने के बारे में सोचो, तो कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना
और अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को लाना जिस व्यक्ति को तुमने अब तक पूरी जीवन में सबसे ज्यादा दयनीय, सबसे ज्यादा बुरी, सबसे ज्यादा खराब स्थिति में देखा हो, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में तुमने उस व्यक्ति को देखा हो, उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने लाना और फिर अपने मन में यह सोचना कि तुम्हारे द्वारा बनाई जाने वाली इस नीति से क्या उस व्यक्ति को कोई फायदा होगा। अगर होगा तो समझ लेना तुम्हारी ये नीति सबसे सफल और सही नीति होगी, लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस नीति से कुछ फायदा नहीं पहुंचता तो तुम समझ लेना तुम्हारी इस नीति का किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। सवाल यह है कि भारत का आज वर्तमान प्रशासन गांधी जी के उस प्रशासनिक मंत्र को समझ करके कार्य कर रहा है या कि फिर सिर्फ हम गांधी जी के जन्मदिन को मनाने पर ही। मेरी बात समझ रहे हो? हमने 150वीं जयंती तो मना, हमारी गांधी जयंती 150वीं जयंती, उसका प्रचार भी बहुत किया अमेरिका में जा जाकर भी। हमने हाउडी कार्यक्रम भी कर लिया, हमने दूसरा भी कर लिया और बोल दिया हम 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएंगे। सवाल यह है कि क्या आपने अपने प्रशासनिक मानदंडों को गांधी जी के इस मंत्र पर आधारित बनाया? और मैं यहां इस जगह बैठ करके अगर गांधी जी के जीवन के इस वाक्य के बारे में जान सकता हूं, ये संभव नहीं है कि आप राजनीतिक गलियारों में बैठ करके इस बात को ना जानते हो कि गांधी जी ने बाबू जगजीवन राम से क्या कहा था। और अगर आप आज भी अपनी नीतियां तैयार करते समय उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हो और सिर्फ ये सोचते हो कि देश का वोट बैंक किस संख्या में किस वर्ग से ज्यादा आता है, मैं नीति उसके लिए बनाऊं जिस प्रशासन में माइनॉरिटीज की बात ना की जा सके और सिर्फ उसके। देखो, किसी को अधिकार देना और किसी का तुष्टीकरण करना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। खैर चलो, बात की बातें हैं, बाद में करेंगे ना, बजट से मुद्दा भटक जाएगा। अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, बैड बैंक। बैड बैंक, बैड बैंक क्या होते हैं भैया? जो बैंक एसेट्स होते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो बैंक होते हैं उनके यहाँ दो प्रकार के एसेट्स होते हैं। एक जो उन्होंने लोन में दिया और उनके पास रिटर्न आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी आ रहा है, उसका प्रिंसिपल आने की उन्हें उम्मीद है। और सेकंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनमें उनके एक इंटरेस्ट पर हो जाता है और प्रिंसिपल की भी कोई उम्मीद नहीं होती। ये उनके जो एसेट्स होते हैं, यानी जो किसी भी काम के नहीं बचे हैं, वो होते हैं उनके बैड एसेट्स। तो उस प्रकार के जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारी अदर चीजें भी होती हैं जिसके चली जाओ, जाना है तो। बैंक के पास बहुत सारे अदर काम भी होते हैं और उनके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट होता भी नहीं है कि जो बैड एसेट्स हैं उन्हें वो मैनेज कर पाए। तो जिसके कारण हमने कुछ टाइम में ये देखा है, पिछले कुछ टाइम में, कि हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें एनपीए जो है 11-12% के। गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक सेक्टर, शासकीय होने में और सार्वजनिक क्षेत्र का होने में बहुत अंतर होता है। पब्लिक सेक्टर जो हमारे बैंक है उनमें हमने ये देखा कि एनपीए की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई थी और बीच में कुछ टाइम में तो 2020 में बात ये भी थी कि ये 12 to 13% तक भी जा सकते हैं एनपीए जो। खरीद लेगा और फिर ये जो बैड एसेट्स हैं ट्राई करेंगे अपने तरीकों से कि हाँ बोलो। तो इस प्रकार वो लोग ट्राई करेंगे बैड बैंक्स की कितना ज्यादा से ज्यादा जो एनपीएस हैं या जो बैड एसेट्स हैं बैंक के जो उन्होंने खरीदे हैं उससे वो कितने ज्यादा से ज्यादा मनी निकलवा सकते हैं। इसके लिए वो 2 या 3 काम जो होते हैं मेनली वो करते हैं। सबसे पहले तो वो जाके उनसे बात करते हैं उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस है लोन की, कि जैसे मान लो अभी आपने 5 साल के लिए लोन लिया था, अब आप तुरंत में नहीं दे पा रहे हो, तो हम आपको 5 ईयर की जगह 6 या 7 ईयर कर देते हैं, आपकी लोन का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर देते हैं और उसके बाद आप दे दो। इस प्रकार का एक एग्रीमेंट की बात करते हैं। या तो फिर क्या बैड बैंक्स करते हैं? बैड बैंक्स या तो फिर वो ये ट्राई करते हैं कि लिक्विडेशन हो जाए कंपनी का, या तो उस कंपनी को कोई खरीद ले, उसके लिए कोई मालिक ढूंढ ले। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की किसी विजय माल्या है,
जो मान लिया एनपीए था वो लेके भाग गया, अब उसके यहाँ पे प्रॉपर्टी है, अब हम्म। एसेट्स का बैंक क्या करेंगे, जो विजय माल्या के एसेट्स हैं तो इन कंपनियों को बेच देंगे, और ये बैड बैंक क्या करेंगे, उन एसेट्स को बेचेंगे, और उन एसेट्स में वो दो काम कर सकते हैं, या तो उन्हें लिक्विडेशन में ला दें और नीलाम कर दें, या फिर वो जाएं एक अच्छा सा ओनर देखें उसमें जो कोई दूसरी कंपनी है उसी फील्ड से रिलेटेड, वो कंपनी उसको खरीद ले और ये बोले उसका अधिग्रहण कर ले, ऐसा अधिग्रहण कर ले और फिर बोले कि हम आपके पैसे चुका देंगे। उस प्रकार से एक निश्चित जो अमाउंट है या जो मैक्सिमम अमाउंट है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो निकालने का। चलो लिखते हैं, बैड बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, also called public sector assets rehabilitation agency, इन्हें PSARA के नाम से भी जाना जाता है, पब्लिक सेक्टर असेट्स रिहैबिलिटेशन एजेंसी। हिंदी में इसमें लिखेंगे बैड बैंक्स को, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, बैड बैंक्स को पब्लिक सेक्टर असेट्स रिहैबिलिटेशन एजेंसी भी कहा जाता है। अच्छा नाम है ना हिंदी में, बैड बैंक्स को पब्लिक सेक्टर असेट्स रिहैबिलिटेशन एजेंसी भी कहा जाता है, रिहैबिलिटेशन एजेंसी भी कहा जाता है। वास्तविक तौर पर बैड बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है, इन रियल बैड बैंक इज अ काइंड ऑफ, वास्तविक तौर पर बैड बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है, इन रियल बैड बैंक इज अ काइंड ऑफ, बैड बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है, इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की which manages किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की manages the non-performing assets of a public sector bank, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की गैर निष्पादनकारी संपत्तियों का प्रबंधन करता है। यहां एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां। जो शुरू से करंट अफेयर्स में बैठ रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा व्हाट इज द एनपीए, है ना। और एनपीए आज का मुद्दा नहीं है, एनपीए दरअसल उस समय से ही शुरू हो गया था जब से 1969 में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया था, है ना। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने प्रथम कार्यकाल में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके गई थी। वैसे वो कहीं अच्छा भी था क्योंकि वो भारत में समाजवाद की धारणा और बैंकिंग क्षेत्र तक भारत के सभी आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित कर देने का एक जरिया था। तेजी से हो रहा पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन या फिर मर्जर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्णतः अच्छा नहीं भी है तो लेकिन नहीं भी है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि जिस गति से या जिस दर से हमने हालिया तौर पर बैंकों के मर्जर्स और बैंकों के निजीकरण की स्थिति को देखा है, वो हमें साफ बताती है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में बैंकिंग सेक्टर पूर्ण रूप से निजीकृत क्षेत्र में आ जाएगा। हाँ या ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मुझे नहीं पता किताबें क्या बोलें, मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो बैंक अकाउंट्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स के हैं ज्यादा। मैं तय दावे के साथ बोल सकता हूं, निजी क्षेत्र के बैंकों में आप जाएंगे आपको बैंकिंग छोड़ के सब मिलेगा, बस बैंकिंग नहीं मिलेगी। You can never find the banking service in the private bank, etc. Services will be found in the banking of private sectors. आप जिस निजी क्षेत्र के बैंक में पैर रखोगे ना, आपसे पूछने कोई नहीं आएगा कि आप यहाँ खाता खुलवाना चाहते हो, आपसे पूछने सिर्फ एक चीज के लिए आया जाएगा, सर म्यूचुअल फंड चाहिए, सर एसआईपी लोगे, सर इंश्योरेंस, सर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सर ले लो, सर व्हीकल इंश्योरेंस, सर ले लो। आप कहोगे खाता खोलना है, खाता खोलना है, आप समझे नहीं समझे।
बैंक छोड़ करके, बैंकिंग छोड़ करके आपको सारी सेवाएं मिलेंगी, सारी सेवाएं। ये बैंकिंग औद्योगिकीकरण में बढ़ती हुई प्रतियोगी दौड़ समझ लो, या मुनाफा कमा लाने की अत्यधिक लालसा समझ लो। हाँ या ना? पक्का? सरकारी बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ दिक्कत क्या हो रही है वास्तविकता में? पहले तो समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते कौन से हैं। मैंने उद्योगों के संबंध में आपको बताया था, मैं बात कर रहा हूं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार अपनी साझेदारी रखती है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी शेयरिंग रखती है, और ये साझेदारी उसकी ऑनरशिप बताती है, यानी कि सरकार की मालिकाना अधिकार को व्यक्त करती है। हाँ या ना? अरे बोलो। पक्का पक्का। प्रारंभिक तौर पर भारत में 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 तक इंदिरा गांधी जी ने करवाया। उसके बाद उन्हें घटा करके 19 कर दिया, और फिर अब उनका मर्जर करते 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 सिर्फ 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक भारत में छोड़ दिए गए। यानी कि इस समय पर भारत में 12 ऐसे बैंक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन सभी बैंकों में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इन सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में एक बहुत बड़ी समस्या उभरी है, और वो समस्या है एनपीए, जिसे मैंने अभी अभी आपको कॉपी में लिखवाया है, जिसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाँ या ना? वास्तविक तौर पर बैंकिंग एसेट्स की हम बात करते हैं जब भी, या किसी भी कंपनी के लिए बात कर लो, जब हम बैंकिंग एसेट्स यानी कि बैंकों की परिसंपत्तियों की बात करते हैं, ये बैंकों की परिसंपत्तियां हैं। क्या है? बैंकों की परिसंपत्तियां हैं। जब मैं इसकी बात करता हूं, तो बैंकिंग एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं बेटा परफॉर्मिंग, और एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग, यानी कि वो जो कि निष्पादनकारी हो और वो जो कि निष्पादनकारी ना हो, यानी कि वो जो बैंकों के लिए बिजनेस अभी परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे जो बैंकों के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बैंकों का मूल व्यवसाय जिस चीज से चलता है या जिस क्रिया से चलता है, यानी कि मैं क्योंकि बात कर रहा हूं आपसे कमर्शियल बैंकों, वाणिज्यिक बैंक जो वाणिज्यिक क्रियाएं कर रहे हैं, का मूल व्यवसाय चलता है लोन के आधार पर। लोन समझते हैं? फाइनेंस, क्रेडिट, कई कई रूपों में इसको जाना जाता है। हाँ या ना? जैसे गाड़ी के लिए लोन ले लिया, जैसे गाड़ी के लिए क्रेडिट ले लिया, जैसे गाड़ी फाइनेंस करा ली, कई सारे शब्दों से हम इसको जानते हैं। एक व्यक्ति या एक संस्था, इंस्टीट्यूट, जो कोई कंपनी हो सकती है या कुछ और, हाँ या ना, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक से लोन की डिमांड करता है। किससे करता है? बैंक से लोन की डिमांड करता है। हाँ या ना? बैंक उसकी योग्यता को देखते हुए उसे लोन देता है, क्योंकि बैंक सबसे पहले क्या करेगा? चेक करेगा उसकी एलिजिबिलिटी। हाँ या ना? दिस विल बी द एलिजिबिलिटी चेक ऑफ द पर्सन और द संस्था ऑफ बैंक, कि क्या ये वास्तविकता में लोन चुका पाएगा। उसके बाद बैंक उसे लोन तो देता है, लेकिन उस लोन पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ एक इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। वास्तविक तौर पर ये जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है जो लोन पर बैंक ने लिया, यही वास्तविक तौर पर बैंक का मुनाफा कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक का मुनाफा, यानी कि प्रॉफिट ऑफ बैंक। यानी कि बैंकिंग बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, ये बात आपको समझ में आई। और बैंकों के पास ये पैसा जो लोन में देने के लिए आया, वो कहां से आया? वो बैंकिंग ग्राहकों से ही आया। वे ग्राहक जिन्होंने बैंकों में अपने सावधि जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बचत खाते या अन्य खाते जैसे कि म्यूचुअल फंड और मेनी अदर पार्ट्स में अपना पैसा बैंकों में सुरक्षित रखा हुआ है। वास्तविक तौर पर बैंक ने यही पैसा लेकर के किसी और के मांगे जाने पर उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके उसको लोन में दे दिया। अब जो इंटरेस्ट आ रहा है, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसा दिया हुआ लोन बैंकों के लिए उसका परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। लेकिन यदि ये प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट 3 महीने से अधिक समय के लिए नहीं आता, राइट? मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इज ब्लॉक्ड फॉर मोर देन
3 मंथ्स, तो फिर वो बैंकों के लिए क्या बन जाता है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि ऐसे दिए हुए लोन के अमाउंट पर जिस पर बैंकों को 3 महीने से ज्यादा समय से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट यानी जिसे हम ईएमआई के रूप में भी जानते हैं, यानी कि किस्त नहीं मिली हो, यानी कि लोन ब्याज के साथ चुकाया ना जा रहा हो, और उसे ना चुकाए हुए किसी व्यक्ति और संस्था जिसने लोन लिया था 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो बैंक उसे किस में डाल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को पिछले 3 वर्ष में एनपीए की जिस मुसीबत का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा, वो अब निरंतर इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इससे खतरा पैदा होने लगा है कि भारत में बैंकों का घाटा इस एनपीए की वजह से इतना बढ़ जाएगा कि कहीं भारत में सारे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक बंद ना कर दिए जाए। और इस घटना में सबसे ज्यादा योगदान जो रहा वो नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोगों का भी रहा, हाँ या ना, बोलो भाई। मोदी और माल्या टाइप ऑफ पीपल जो बड़े बड़े प्रिंसिपल अमाउंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लोन लेके गए, ना तो किस्तें चुकाई, वो प्रिंसिपल अमाउंट लेके भी भग गए दूसरे देशों में। इन्होंने तो शिफ्ट पे खैर सीधे सीधे डाली की थी, जय माल्या तो सीधे लोन का अमाउंट ना देके गया है। और ये जो लोन अमाउंट इतने बड़े स्तर पर, और ये तो सिर्फ वो मुर्गे हैं जो आपको दिखाई दिए, ऐसे कई सारे मुर्गे हैं जो बैंकों का लोन नहीं चुका रहे। छोटे तो मिलाओगे तो अलग ही बात है, बड़े बड़े बहुत हैं जो हजारों करोड़ का लोन लेकर बैठे और बैंकों का खा गए। बैंकों की सबसे अभी बाधवान और ये राणा कपूर, पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था, और यस बैंक, दोनों का मिली भगत क्या हुआ, 4000 करोड़ का घोटाला सामने आया, वो भी यही है। अभी हालिया तौर पर फिर से वो राणा कपूर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, हाँ या ना। तो उसमें फॉल्ट कहां रहा बैंक का, बैंक का फॉल्ट आया कि उसने एलिजिबिलिटी चेक ठीक से नहीं की, या इन्होंने अपने आप को गलत दर्शाया, बैंकों की गलती थी, या बैंकों ने अंदर की धांधली के साथ सब पता होते हुए भी लोन दिया इतने बड़े स्तर पर, हाँ या ना। पब्लिक सेक्टर बैंकों की अपनी गलती थी, आरबीआई की यह गलती थी कि उसने पता होने के बावजूद इसके लिए और ज्यादा सख्त नियम नहीं बनाए। सरकार की यह गलती रही कि सरकार सिर्फ मर्जर करने या प्राइवेटाइज करने पर ही बात कर रही है। अब बैंकों की ये जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं, एनपीए है, वो समझ में आया क्या है। इस गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए को वापस लाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आमतौर पर बैंक किसी को लोन देते हैं, और लोन ना आने पर जब वो एनपीए बन जाता है तो बैंक अपने लेवल पर उसको वसूलने के लिए कुछ ही काम कर पाते हैं, जैसा प्रतीक ने बताया था कि लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं, कि उनके पास जो जब्त संपत्ति या कोई वस्तु होती है उसको बेच देते हैं। उदाहरण के लिए आपने गाड़ी लोन ली तो गाड़ी के कागजों की कॉपी बैंक में आपको रखनी पड़ेगी, एक चाबी भी वो अपने पास रख लेते हैं, दोनों चाबियां नहीं देते गाड़ी की, जब तक किस्तें पूरी नहीं होती दोनों चाबी नहीं मिलती। क्लियर है या नहीं है, वो भी रख लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप लोन देना बंद कर दोगे और वो एनपीए बन गया तो बैंक के पास अधिकार होगा कि वो आपकी गाड़ी को नीलाम कर देंगे जब्त करके, या आपने किसी भूमि के कागज रखे तो उस भूमि को, आपके घर को जब्त करके नीलाम कर देंगे। बैंकों के अपने रूप पर यह स्थिति आती है, हाँ या ना, बोलो भाई। ये बैंक कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिति जब बैंक इतना भी ना कर पा रहे हो, उदाहरण के तौर पर विजय माल्या तो सब ले भगा, और इंडिया में उसकी कुल प्रॉपर्टी जो है जिसको बैंक नीलाम भी करे तो मिलेगा क्या, 9000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, हाँ या ना। ऐसी स्थिति में बैंकों के पास क्या बचा, इतने बड़े अमाउंट्स पर उसको वो कैसे चुकाएंगे, हाँ या ना। तो ऐसी स्थिति में एक विचार सामने आता है जिसे हम बैड बैंक के नाम से जानते हैं। वास्तविक तौर पर बैड बैंक की प्रणाली इससे पहले कई देशों में शुरू हुई भी है। इनमें प्रमुख रूप से आने वाले देशों में जर्मनी है, जिसने अपने बैंकों को बैड बैंक प्रणाली के द्वारा ही एनपीए से बाहर निकाला। फ्रांस है जिसने भी ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं किया और सफलता से किया। स्वीडन ने भी ऐसा किया, एटसेट्रा। जब कुछ याद ना रहे तो सबसे अच्छा काम होता है एटसेट्रा, हाँ या ना। इन देशों की सफलता के क्रम को देखते हुए भारत में कई सालों से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि भारत बैड बैंक का संचालन शुरू करे। अब बैड बैंक इस स्थिति में एक ऐसी वित्तीय प्रणाली के रूप में आता है जिसके रूप में बैड बैंक बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने लगेगा। यानी कि बैंक अपने पूरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए को किसे सौंप देंगे, बैड बैंक को सौंप देंगे। अब बैड बैंक के ऊपर यह तय है, ये बैड बैंक शासकीय हस्तक्षेप के साथ सरकार के बिहाफ पर ही बनाए जाते हैं।
यानी कि बैंकों की इस परिसंपत्ति में सरकार हिस्सेदारी देगी। कुल मिलाकर के ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट सरकार ने खरीद ली बैड बैंक के द्वारा। बैड बैंक स्थापित किया और सरकार ने वो खरीद ली। इनका मान के चलो किसी बैंक का एनपीए 70,000 करोड़ रुपए हो गया, ज्यादा ही हो गया, 7,000 करोड़ रुपए हो गया। किसी बैंक का एनपीए 7,000 करोड़ रुपए हो गया तो क्या करना है, बैड बैंक आएगा और बैड बैंक 7,000 करोड़ रुपए एनपीए खरीद लेगा। अब उसको कैसे वसूलना है वो बैड बैंक जाने। बैंक अपने एनपीए से बाहर आ गया, उसको पैसा मिल गया। अब बात आई बैड बैंक के ऊपर। अब बैड बैंक इसका क्या कर सकता है? बैड बैंक इसे वसूलने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि वो लोन किसी इंस्टीट्यूट या कंपनी के नाम पर था तो बैड बैंक ये तय कर सकता है कि उस कंपनी को किसी ऐसी कंपनी को बेच दिया जाए जिस कंपनी को या जो उसे चलाने का सामर्थ्य रखती हो। तो उतना अमाउंट लेकर या उससे कुछ ज्यादा अमाउंट लेकर बैड बैंक उस कंपनी को किसी और कंपनी के अधीन अधिग्रहित करवा देगा। हाँ या ना? बोलो भाई। या कि फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन यही है कि वो जैसे तैसे अमूलचूल करके उसका मोल भाव करके उसके बेच करके उसकी नीलामी करके लिक्विडिटी बनाएगा। लेकिन इसमें दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहला ये कि बैड बैंक सरकारी क्षेत्र से आए या निजी क्षेत्र से। अब इसमें भी समस्या है। या तो बैड बैंक किसी प्राइवेट सेक्टर से आ सकता है या गवर्नमेंट सेक्टर से सरकार खुद बैड बैंक स्थापित करे। प्राइवेट सेक्टर से आता है तो कोई एक निजी व्यक्ति या कोई कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना बैड बैंक खुद स्थापित करेगी। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, जरा सुनो कैसे। प्राइवेट बैंक अगर बैड बैंक प्राइवेट सेक्टर अगर बैड बैंक बनाता है तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये कि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से ये कोशिश करेगा अपने लाभ के लिए कि अगर 7,000 करोड़ की एनपीए था तो बैंक को इसलिए मजबूर कर दे कि 7,000 करोड़ का एनपीए मेरे को 5,000 करोड़ में बेच। वैसे भी तेरे लिए तो एनपीए तेरे 7,000 करोड़ से ज्यादा अच्छा है कि तू घाटा सिर्फ 2,000 करोड़ का झेल, मैं 5,000 करोड़ तेरे को दे रहा हूं और वो बाजार में उसे बेचने की पूरी पूरी कोशिश 7,000 करोड़ में ही करेगा। यानी 2,000 करोड़ के मुनाफे के साथ वो काम करेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र तो मुनाफा चाहता है। तो अगर निजी क्षेत्र बैंक बैड बैंक बनाता है तो वो बैड बैंक। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का पक्का। दूसरा, सरकारी क्षेत्र के साथ एक दिक्कत है। सरकारी क्षेत्र के साथ अगर दिक्कत यह है कि अगर सरकारी क्षेत्र से बैड बैंक स्थापित किया जाता है और वो बैड बैंक उस एनपीए का प्रबंधन कर सकता था तो ये क्यों नहीं कर पाया खुद ही? था तो ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का, ये खुद ही क्यों नहीं कर पाया? यानी कि क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि अपने वित्तीय घाटे के बावजूद भी वर्तमान स्थिति में अपना और पैसा बैड बैंक के रूप में किसी बैंक में घुसेड़ दे और उसके बाद उसे भूल जाए? यानी निजी क्षेत्र में अधिक लाभ कमाने की इच्छा से, और क्योंकि पूरे पैसे में तो निजी क्षेत्र खरीदने वाला है नहीं, वो बोल देगा भैया हम इतना तो, क्योंकि मुझे वो भी ये जानता है कि 7,000 करोड़ को 8,000 करोड़ में तो वो बेच नहीं पाएगा। उसे मतलब तभी होगा बैड बैंक बनाने का जब उसको मुनाफा दिखाई दे रहा हो, या तो सरकार अपनी तरफ से उसको कुछ मुनाफा दिखा दे तो वो आ जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र बिना लाभ के काम करेगा नहीं, उसकी सार्वजनिक तौर पर कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। रिलायंस की जिम्मेदारी या किसी और निजी संस्थान जैसे टेक महिंद्रा या महिंद्रा हो सकते हैं, मैनी अदर बड़े बड़े ग्रुप, अडानी अंबानी, सब इनकी अपनी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस समूह विशेष तक सीमित है जिस समूह के लिए वे कार्य कर रहे हैं। रिलायंस के हर एम्प्लॉय और उसके मालिक की जिम्मेदारी सिर्फ रिलायंस की सीमाओं तक ही है, पूरे देश का ठेका नहीं उठाया, और सही बात भी है, नहीं उठाया साहब। वो अपने और अपने समुदाय के भले के लिए ही काम करेंगे और ये उनकी जिम्मेदारी भी, उनको यही करना भी चाहिए। तो निजी क्षेत्र अगर बैड बैंक में आता है तो भी दिक्कत है। सरकार इतनी रिस्क उठाने के लिए, इतना जोखिम लेने के लिए तैयार है या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। और यही कारण है कि बैड बैंक भारत में अब तक किसी भी तौर पर बिल्कुल अंत तक, मतलब जिसे बोलते हैं ना फाइनल प्रपोजल पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा, यही कारण है। हाँ या ना? तो इसमें दो खामियां भी आ रही हैं हमारे सामने बीच में। व्हाट आर दी बैड बैंक समझ में आता है? इफ वी आर डिफाइनिंग और इफ वी वांट टू डिफाइन द एनपीए, एनपीए की जब हम बात करते हैं तो इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं जिनसे मिलकर एनपीए किसी बैंक में बनता है। पहला होता है बेटा जो एनपीए है वो होता है पहला बैड एसेट्स प्लस बैड लोन। बैंकों के पास जमा पहले से पूर्व परिसंपत्ति जो बैंकों को कोई लाभ नहीं दे रही। हाँ या ना? आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास धन है, वो धन आपकी जेब में पड़ा हुआ है, वो आपकी परिसंपत्ति तो है लेकिन बैड, क्योंकि वो धन बस पड़ा हुआ है, ना बढ़ रहा ना घट रहा। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? हाँ, है ना? और दूसरा, आपकी जेब में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन वो बढ़ रहा है,
मतलब आपने उसको जेब में से बाहर निकाल करके उसका कुछ ऐसा निवेश कर दिया है जिससे वो बढ़कर आपको मिलेगा, तो वो गुड एसेट बन जाता है। जब बैड एसेट और बैड लोन मिलते हैं तो वो एनपीए बना देते हैं किसी बैंक के, यानी कि बुरी परिसंपत्तियां और बुरे लोन जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एनपीए। इन दोनों के लिए ही बैड बैंक तैयार किया जाता है। जब हमें इन दोनों का प्रबंधन करना है तो हमें किसको तैयार करना पड़ता है, बैड बैंक। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का? मैंने परिभाषा आपको लिखवा दी है, क्या इसके ऊपर लिखने की जरूरत पड़ेगी? पक्का बताइए, समझ में आता है सभी को? सही में बोलो, सर कसम खाते हैं। अब नहीं आया ना समझ में? नहीं बोलो बेटा, प्लीज बेटा बोलना पड़ेगा, आई इंसिस्ट प्लीज। चलो धन्यवाद। छापो छापो छापो। हाँ ले लेना रिस्क, हाँ थोड़ी सी। त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई सरकार, त्रिशूल की नोक समझते हो ना? अब सीधी अंदर जाना बाकी रह गया है, थोड़ी सी लापरवाही, खेल खत्म। हाँ नहीं बनाएंगे, वो तो जानते हैं ना, निजी क्षेत्र बिना लाभ के धारणा किया तो बैंक झुक जाए और बैंक बोल दे हम सस्ते में दे रहे हैं तुमको, ले लो। प्राइवेट सेक्टर इतनी कुवत रखता है कि वो उसे बेच दे पूरे उतने मूल्य पर, तो ठीक है ले लेगा प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर का तो काम ही है, प्राइवेट एम्प्लॉइज में या प्राइवेट जो ऑनरशिप राइट्स लेकर बैठे लोग हैं उनमें योग्यता ही ये है ना, जिस चीज का कोई मूल्य नहीं है उसको भी सर्वोच्च मूल्य पर बेच दे, वो तो मांग बनाते हैं। एक समस्या और है बैड बैंक्स में, अगर निजी क्षेत्र में जाता है, निजी क्षेत्र कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था इतना हावी ना हो जाए कि कल को वो बिना एनपीए वाले बैंकों को भी खरीदने की हिम्मत करने लगे, याद रखना। हाँ हाँ हाँ, गलती सैयद हुसैन अली की थी, उसी ने पेशवा बाजीराव विश्वनाथ को बोला था, बालाजी विश्वनाथ को, कि जाओ फर्रुखसियार की हत्या कर दो, और मराठों का हौसला वहीं से बुलंद हुआ था मुगल सल्तनत को हटाने का। गलती उन्हीं की थी, तो कहीं अपन खुद ही ऐसा ना कर दे सरकार के आ बैल मुझे मार, क्योंकि वैसे ही प्राइवेट क्षेत्र के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर आप एनपीए का रेशो देखोगे तो निजी क्षेत्र के बैंकों से बहुत ज्यादा है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का एनपीए। बोर्ड जो आता है वो मांडवाजी से आता है, मिनिस्टर्स की, उसका हमारे यहाँ जो उनको बहुत ज्यादा डर भी रहता है कि वो ज्यादा रिस्क लेके काम नहीं करते। विजिलेंस कमीशन है ऊपर सेट बैठा लोकपाल और आ गया है, और अदर सीबीआई से लेके सारी चीजें लगी। तो क्यों आया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या आजादी के समय बनाया गया? क्या संविधान लागू होने के समय बना? नहीं बना ना। क्या लोकपाल संविधान लागू होने के समय बना था क्या? नहीं बना था ना। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट संविधान लागू होने के समय बना था क्या? नहीं बना था ना। ये संस्थाएं बाद में आई क्योंकि आपने खुद ऐसी स्थितियां बनाई ना कि इनकी जरूरत पड़ी हमें। आप खुद सोचो, खुद आपने दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के रूप में आपको जो अधिकार दिए गए थे, आपने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। आपने जनता द्वारा दिए गए उस धन का, जिस धन से आपको इस देश का कल्याण करना था, उस धन का आपने दुरुपयोग किया, तब जाकर के ये संस्थाएं स्थापित हुई हैं। हाँ या ना? तब जाकर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस जो था वो सख्त हुआ, वरना आप तो मजे से काम करते और कर ही रहे थे। आपकी लापरवाहियों ने देश को आज इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया ना। अच्छा, अगर देश के लोग भी गलत कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप हो। बेटा गलत करे तो जिम्मेदार बाप ही होता है। अगर लोगों ने गलत किया इसका मतलब सरकार लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में असफल रही अपने लोगों के उच्च नैतिक मूल्यों को विकसित करने में। ये सरकार की गलती है कि लोगों के नैतिक मूल्य वो विकसित क्यों नहीं कर पाई इतना। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी नैतिकता छोड़ दी थी, इसलिए लोगों ने देखा देखी अपनी नैतिकता छोड़ दी। हमारे देश में अगर जाकर देखो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत करोड़ों लोग हर वर्ष अपनी सरकार को चुनते जरूर है, लेकिन वो सरकार से कोई सरोकार नहीं रखते। वोट देने के लिए आदमी जब मशीन पर बटन दबाता है तो बोलता है अरे दे दो यार, सभी एक जैसे हैं। इस धारणा के साथ 90% वोटर्स वोट देने जाते हैं, और जो 10% वोटर इस धारणा के साथ नहीं जाते, वो 10% वोटर उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जिस पार्टी के लिए वो वोट देने जा रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के प्रति स्वामी भक्ति दिखानी है,
इस वजह से वो 10% ये बोलते हुए बटन नहीं दबाते। 90% मतदाता यही बोलते हुए बटन दबाता है, किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, सब एक जैसे हैं। जब तक इस धारणा, आप देखो सरकार और जनता के बीच में कितनी गहरी खाई बन चुकी है। कहां लोकतंत्र है साहब? डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो, डेमोक्रेसी ये भी है कि सरकार और लोगों के बीच एक उचित तालमेल हो, तब बनेगा सही लोकतंत्र। और आपको उस लोकतंत्र के लिए प्रयास करने चाहिए। अब आप इसको शुरू से करते तो ठीक था, 70 सालों बाद अगर आप ये सोचो कि 1-2 साल में सब ठीक हो जाएगा, आप भूल जाइए साहब कि सब ठीक हो जाएगा। और ये बात तो सही है। ये शुरुआत से तो नहीं, हमने ये बीच में देखा कि जो 1960-70 का रहा है, जब हमारे जो क्या बोलते देश है उसमें कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि हमने बीच में ऐसा टाइम भी देखा इस समाजवाद से साम्यवाद बहुत अच्छा था, 97.5% सच बता रहा हूं मैं। गांधी जी के इस समाजवाद से भगत सिंह का साम्यवाद बहुत अच्छा था। ये बात बोलने पर मुझे आज मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि मैं साम्यवादी विचारधारा का कटु विरोधी हूं। लेकिन वास्तविक तौर पर मैं बोल रहा हूं कि गांधी जी के समाजवाद से मुझे भगत सिंह का साम्यवाद ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। क्लियर है या नहीं है? पक्का? चलिए, तो टुडे आई विल शॉर्टिफाई द बजट। अभी मैंने भी पूरी तरीके से नहीं देख पाया है वो, क्योंकि समय की कमी की वजह से। अब आज क्लास के बाद मैं बजट देखूंगा, उसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में उचित चर्चा भी करेंगे और उसके शॉर्टिफाइड नोट्स भी मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक है? ताकि आपको बजट अच्छे से समझ में आ जाए इस बार का, है ना? बाकी बजट है क्या क्या नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कल के टॉपिक के लिए उसी को फिक्स कर लिया जाए, हाँ या ना? चलिए, अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक करते हैं। 5 मिनट बाद हम इतिहास की क्लास में यानी कि मेन स्टैटिक पोर्शन में मिलेंगे आपस, ठीक है? अभी के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन लगा लेंगे।